हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, नीचे दी गई तालिका दो कंपनियों द्वारा बेची गई ट्रैक्टर की संख्या को दर्शाती है। तो दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5 की संख्या दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T2 की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि T5 का टोटल करते तो ये कितना आ रहा है, यानी कि 260 आ रहा है। और T2 का टोटल करते तो ये 50 40 90 आ रहा है, यानी कि 90 से कितना अधिक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 170 आपको अधिक दिखाई पड़ रहा है। तो 170 अधिक है किससे, 90 से गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये प्रतिशत वृद्धि आ जाती, यानी कि 0 से 0 कट जाता। और ये 17 1/9% की वैल्यू आपको यहाँ पर 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11.11% होती है। तो यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करते तो 17 एकम 17 का 7, 17 एक 18 का 8, 17 एक 18 का 8, फिर पॉइंट 17 एक 18 का 8 और फिर 17 एक 18, यानी कि लगभग आपके पास इतने परसेंट जो है ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है। तो 1.6 में से माइनस करते 0.6, यानी कि 1 आपके पास आंसर आ जाता। अदरवाइज नहीं भी कर रखा है तो यहाँ पर ए बराबर मान लेते 1.6, बी बराबर मान लेते 0.6। ऊपर क्या बन रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बटे में क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला लगाते ऊपर तो ए माइनस का बी और इनटू में क्या आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि यह फॉर्मूला होता है ऊपर। और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर ये दे रखा था, यानी कि ये इससे कट जाता, ए माइनस बी बचा, यानी कि 1.6 में से माइनस करते 0.6, यही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। नेक्स्ट देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 दे रखा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√5। ये क्वेश्चन में मिल नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसका क्या कर देते हैं, प्रमेयकरण कर देते हैं, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा √5 और बट्टे में 5। नेक्स्ट देखिए, राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पर पहुंचता है। तो उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु ए पर 6 PM पर पहुंचता है। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीध रेखा वाले ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं। वे दोनों कितने बजे मिलते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए मान लेते और यहाँ पर बिंदु बी मान लेते। तो ये यहाँ पर राम जो है वो आपको दे रखा है कि 8 AM पर चलना शुरू करता है और पहुंचता कितने बजे, 2 बजे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कितने घंटे का समय ले रहा है बी तक पहुंचने में, ए से लेकर बी तक पहुंचने में ये 6 घंटे का समय ले रहा है, यानी कि 6 घंटे का इसको समय लग रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पर बताई नहीं गई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस अगर आप मान लेते x है, यानी कि x इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये x/6 इसकी स्पीड हो जाती, 6 घंटे का समय ले रहा था। और यहाँ पर ये जो है बी से, यानी कि ये राजू चलना शुरू करता है बी से ये ए की ओर, ठीक है। और कितने बजे, उसी 8 AM पर उसी दिन, ठीक है। और 6 PM पर वह पहुंचता है, यानी कि ये कितने घंटे का समय ले रहा है, तो ये 4 और 6 10 घंटे का ये राजू ले रहा है समय, 10 घंटे का ये राजू समय ले रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, x/10, यानी कि रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते तो यहाँ पर कितनी आ जाती, यानी कि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि x/6 और प्लस हो जाता है यहाँ पर x/10। तो यहाँ से इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 60 LCM, ऊपर 16x आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप टाइम कैलकुलेट करते तो टाइम कितना हो जाता, यानी कि टाइम बराबर हो जाता, डिस्टेंस x की थी और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इससे तय की गई थी, यानी कि 16x/60। तो यहाँ से ये x से x कट जाता, 60 ऊपर चला जाता, बटे 16, यानी कि यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 15 चौके 60, 15/4, यानी कि 3 घंटे तो ये आ गया। और 3 शेषफल बचा बटे 4 और गुणा कर देते 60 से, तो ये 15 चौके 60, यानी कि 15 3 45 मिनट ये लग गए, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर समय लगा। अब यहाँ पर 8 AM पर ये चलना शुरू किए थे, 8 AM पर ये चलना शुरू किए थे, इसमें ऐड कर देते ये 3 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ पर ये कितना आ जाता, 11 बजे और 45 मिनट पर जो है AM पर ये जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दे रखा है यदि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी थी, यानी कि यहाँ से 2 सर्कल बनाते हैं,
ये आपके पास 18 सेंटीमीटर का है और ये एक सर्किल बना लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ पर इसका केंद्र ये हो गया। और यहाँ पर जो है इन दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास 18 सेंटीमीटर दे रखा था और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा था, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ से इन दोनों के ऊपर से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा अगर खींची जाए, एक सेकंड रुकिएगा, ये स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पर जो है इन दोनों के, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये त्रिज्या 8 की दे रखी थी, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते, इस वाले वृत्त की त्रिज्या पर एक परपेंडिकुलर खींच देते, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता। तो यहाँ पर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाती, 8 हो जाती, और ये टोटल 18 थी तो ये कितनी बच गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 बच गई, यानी कि ये 10 और ये 26। तो यहाँ पर ये लंब कैलकुलेट कर लेते, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आता है, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर 500, ये 676 होता है, और माइनस करते हैं 100 तो यानी कि 576 बचता है, और 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24, यानी कि आपके पास 24 आ जाता। ये जब 24 है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई भी क्या हो जाती है, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समांतर होगी इसके, तो यानी कि ये भी आपके पास 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है और 4 वर्ष के अंत में ब्याज आपको बताना था। तो यहाँ पर आप 2 साल का पहले कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट करते, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 312 और 1 जीरो लगा दीजिए, यानी कि आपके पास ब्याज आता। अब यहाँ पर ये जो ब्याज आया है ये इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये 2 साल के बाद यहाँ पर दे रखा है, यानी कि अर्जित ब्याज जो है मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये 3120 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18,720 आ जाएगा। अब जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे अगले 2 साल का वो इस राशि पर कैलकुलेट करेंगे, 18,720 इंटू में 10 इंटू में 2 बट्टे करेंगे 100, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 4, 7 दूनी 14, 4 1 हासिल, 16 1 17, 2 1 3, यानी कि ये इतना ब्याज आता। और पूछा गया था कि 4 साल बाद, यानी कि 4 वर्ष के अंत में ब्याज पूछा गया था, यानी कि ये इतना है और ये इतना है, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर देते, तो 3,744 में ऐड करते ये 3120, तो ये 4 6 8 और ये 6, यानी कि आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा, ये यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 1 दे रखा है, तो ये कब होता है, 3 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, यानी कि 10 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना आ जाता, 9 डिग्री। तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू रखते तो ये कितना आता, कोट 145 डिग्री आता, 135 डिग्री आता, ये 135 डिग्री होता है। अब यहाँ से ये कोट 90 डिग्री और प्लस कर देते 45 डिग्री, तो ये कोट दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है और 90 पर ये 10 में कन्वर्ट हो जाता, 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि -1 आपके पास आंसर आता। कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वे 1 घंटे तक चले, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 3 घंटे में लौट कर आए। उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला यूज़ करते, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसने 2 घंटे तक चली, तो यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर, और यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे तक चला, यानी कि +2, फिर 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे भोजन किया, और 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसको भी क्या कर लेते, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि 18/5 से इसको गुणा करते, तो ये 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में ये स्पीड आ जाती। और इस स्पीड से इन्होंने 1 घंटे तक चली, यानी कि 1 घंटे तक चलकर दूरी तय की, यानी कि 18/5 किलोमीटर ये हो गई, और प्लस करते ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे तक, यानी कि 12 किलोमीटर, ये डिवाइड करते टोटल टाइम से, टोटल टाइम यहाँ से ऐड कर लेते, यानी कि आपके पास कितना आ जाता, यानी कि ये 2 घंटे ये, 1 घंटे ये, और यहाँ पर 1 घंटे ये, यानी कि 2 और 2 4
और ये 1/2 घंटे, यानी कि 4 प्लस का 1/2 और प्लस करते यहाँ पर 1 घंटे ये और यहाँ पर 3 घंटे ये, यानी कि 4 घंटे और ऐड हो जाते हैं। यानी कि इनको टोटल करते तो ये 12 2 ये 12 12 24 और 2 26, यानी कि ऊपर 26 आता है इनका टोटल। 5 6 30 और ये ऊपर 130 आता और 130 प्लस 18 यानी कि 148/5 आता ऊपर। और यहाँ पर बट्टे में 4 4 8 8 दूनी 16 1 17/2 आता, यानी कि यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा और 17 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ऊपर इसका 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 280 296 हो जाएगा और ये यहाँ पर 85 हो जाएगा। 296 को आपको यहाँ पर 85 से डिवाइड करके देखना था, यानी कि 85 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, यानी कि 4 बार तो ये ज़्यादा चला जाएगा, तो भाग जाएगा 3 बार और 3 बार एक ही ऑप्शन में भाग जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। P + Q + R की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर देखते, यानी कि P + Q + R की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते तो ये 8 और ये 9 17.21 बनता, यानी कि 17.21 ये बनता इन दोनों का सम। और इसमें से R को माइनस करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं 17.21, तो ये इनका यहाँ पर सम कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी कि ये 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 फॉर्मूला होता है, तो यानी कि आपके पास 0 आ जाता। यहाँ पर देखिए 2 वृत्तों के व्यास आपको दे रखे हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। यानी कि यहाँ पर 2 सर्कल अगर आप बनाते तो ये दोनों वृत्त यहाँ पर देखिए स्पर्श करते। अब ये स्पर्श क्यों करते वो देखिए, यहाँ पर इन दोनों वृत्त के आपको यहाँ पर व्यास दे रखा था, यानी कि त्रिज्या अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर व्यास के अंदर 2 का भाग लगाते, तो यहाँ पर इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाती, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कैलकुलेट करते तो इसमें 2 का भाग लगाते तो इसकी त्रिज्या कितनी होती 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी होती 10 सेंटीमीटर। तो एक की यहाँ पर 10 है, यानी कि बड़े वाले की 10 मान लीजिए और ये 6, तो यानी कि इनका सम करते तो ये 16, यहाँ पर ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 16 आ रही है और ये यहाँ पर दे भी रखी है, यानी कि 16 है, तो यानी कि दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, तो एक स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी, एक स्पर्श रेखा जो है इन दोनों को स्पर्श करते हुए इस तरह से जाएगी और एक स्पर्श रेखा जो है इन दोनों को स्पर्श करते हुए इन दोनों के बीच से जा सकती है। यानी कि टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या देखें तो यहाँ पर 1 2 और 3 स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुजों का ASA सर्वांग क्षमता नियम क्या है, जहां A और S क्रमशः त्रिभुज के कोण और भुजा को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता अगर आपको यहाँ पर ये जो नियम जो है, यानी कि ASA सर्वांग क्षमता नियम जो है ये आपको अगर पता था। देखिए मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 2 त्रिभुज दे रखे हैं आपको और ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज इसी साइज का होगा, यानी कि सर्वांगसम है तो एक ही साइज के होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, यानी कि ये आपके पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते देखिए, ये जो इसका एंगल ये वाला है वो इस वाले एंगल के बराबर होता अगर, और ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर होता। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में एंगल के बीच में ये जो भुजा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल की भुजा है, यानी कि ये आपस में क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। यही इसमें दे रखा है 2 त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर, 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यानी कि 2 कोण ये और इस वाले त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो और इनके अंतर्गत भुजा यानी कि ये भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। एक गाड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो ये 3/20 होती है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू, तो यानी कि 20 अगर कॉस्ट प्राइस था तो यहाँ पर ये 3 का लॉस हो रहा था, यानी कि 17 यहाँ पर ये इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस को आप यहाँ पर सेम बना लीजिए, यानी कि यहाँ पर 20 है तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास इतना ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 20 तो ये सेलिंग प्राइस कितना 25 होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कितने की कमी हो रही है, 8 की कमी हो रही है।
8 की कमी हो रही है, बट क्वेश्चन में 120 की कमी बताई गई थी। तो यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू 120 दी गई है, तो यानी कि 15 8 120 होता, तो 15 गुना दे रखिए। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो भी आपके पास यहाँ पर 20 ना होकर 20 का क्या होगा, 15 गुना होगा। यानी कि 15 दूनी 30, 300 रुपये जो है यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 16 बटे एक्स की पावर 4 बराबर 15,617 दे रखा है। तो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में समझा देता हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट करते हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये यहाँ पर 4 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये बराबर जो है, इसमें एक काम और कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 4 दूनी का 8, यानी कि इसमें 8 और ऐड कर देता हूँ। और ये बराबर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 15,617 जो है इसमें भी 8 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बराबर के इस साइड। और ये बराबर कितना आ जाता, 15,625। इधर स्क्वायर हटाते तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर कितना आ जाता, यानी कि अंडररूट करते इधर, तो ये 15,625 का वर्गमूल करते। तो यानी कि अंडररूट के अंदर देखिए 25 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 25 का भाग देते तो 25 छक्के 150, ये 25 का भाग दिया था, यानी कि 25 इंटू में ये 25 छक्के 150। और यहाँ पर शेषफल बचा कितने का, 6 का। और उतारते 2, यानी कि 25 दूनी 50, और यहाँ पर 25 5 125 हो जाता। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाता, इसका वर्गमूल करते तो 5 इंटू में ये 25 आता, और यहाँ पर 25 इंटू में 5 125 हो जाता। अब यही प्रोसेस आप फिर से अप्लाई करते तो ये आपके पास कितना आ जाता, एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स कितना आ जाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऐड करते, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब अंडररूट के अंदर 125 और ये प्लस का 4। यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया जाता और ये बराबर अंडररूट के अंदर कितना आ जाता, 129 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। 2 यहाँ से कॉमन लेकर काट देते, यानी कि यहाँ से कॉमन लेकर काट देते तो साइन थीटा इधर बचा, और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इधर पहुँचा देते, यानी कि इधर तो 1 आया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे, यानी कि 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रखते तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख दीजिए। और क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया था, 2 साइन थीटा इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया गया था, यानी कि बराबर 2 हो जाता। नेक्स्ट देखिए, राघव ने एक शर्ट को रुपये 1500 में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की 75 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत छूट देना होगा। तो यहाँ पर यह 1500 उसका यहाँ पर इतने में उसने खरीदा और इस पर 140% की वृद्धि की, और इस पर यहाँ पर मान लीजिए x% की इसने छूट दी, और डिवाइड करते 100 से। तो ये बराबर जो है 75 का इसको प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि 1575। यहाँ पर इसको सेलिंग प्राइस यहाँ पर रखना होगा। तो यानी कि 0 से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से ये 3 बार, और ये 5 से 2 बार, ये 2 से यहाँ पर ये 7 बार, 7 त्रिका 21, 21 के अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये 2100 माइनस 21x बराबर 1575। 1575 इधर लाकर माइनस कर देते, ये 21x जो है बराबर के उस साइड पहुँचा देते हैं, यानी कि 21x की वैल्यू कितनी आ जाती, ये 25 और 500, 525, 525 में भाग देते 21 का, तो x बराबर 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, यानी कि 25% आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्त कैलकुलेट करना था। तो इनका डिफरेंस देखिए कितने का है, 77 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, और 77 का और इस 210 का डिफरेंस देखिए कितने का है, यानी कि 3 और 23 और 110, यानी कि 133 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा। तो यानी कि 133 का अब आप यहाँ पर फैक्टर करते, इसका 133 का यहाँ पर फैक्टर करते तो ये कितना है, यहाँ पर देखिए 3 का भाग देते तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 12, तो यहाँ पर 3 का तो भाग जाता नहीं, यानी कि 7 का दे के देखते तो यानी कि 7 का देंगे तो ये 7 एकम 7, 9 7 63, ठीक है। यानी कि ये आपके पास कितना आ जाता, 7 एकम 7, 7 का देते तो ये 7 एकम 7 और 9 7 63, एक सेकेंड, 7 एकम 7
और 9 7 63, ये 19 आता। इसके बाद यहाँ पर कोई फैक्टर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि 7 ही इनका HCF होता। नेक्स्ट देखें, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो यहाँ पर घनाकार कमरा आपको दे रखा है, एक घन के आकार का जो है वो कमरा आपको यहाँ पर दे रखा है। एक सेकंड रुकिए, ये जो है घन के आकार का यहाँ पर आपको कमरा दे रखा है, और आपको पता है यहाँ पर घनाकार के अंदर सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये इसके अंदर अगर सबसे लंबी छड़ रखेंगे तो आपको यहाँ पर पता है कि कर्ण से कर्ण को मिलाकर रखेंगे, यानी कि अगर इस वाले बिंदु से, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी कि छड़ को कैसे रखा जाएगा, यानी कि इस वाले बिंदु से ऐसे यहाँ पर रखेंगे, यानी कि ऐसे रखेंगे तो ये सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये आपको इसके फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया गया था, यानी कि ये 64 दिया गया था, 64 दिया गया था। इसकी भुजा मान लेते ए, यानी कि ये यहाँ पर घन की भुजा ए है, तो यानी कि यह पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया था, यानी कि पृष्ठ आपको पता है कि ये क्या है, वर्गाकार। जब ये वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ये बराबर 64 दे रखा था। ए बराबर कितना आ जाता 8, यानी कि घन की भुजा आपके पास 8 आ चुकी है। तो इसका कर्ण कैलकुलेट करते, ये विकर्ण कैलकुलेट करते, तो विकर्ण इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका यहाँ पर भुजा √3, यानी कि भुजा यहाँ पर 8 है, √3 मीटर ये सबसे लंबी छड़ होती। नेक्स्ट देखिए, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना देर का। तो तीसरा पद आपसे पूछा गया था, यानी कि 51 का रेशियो 68 के साथ है, वही रेशियो यहाँ पर x मान लेते, तीसरा पद वही रेशियो x का 108 के साथ होगा। तो ये 4 से यानी कि कटता, ये 17 4 68, ये 4 से कटता 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 27 आ जाता। ये 17 से कटता 3, 17 3 51, और ये 27 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो x बराबर कितना आ जाता, 81 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया वर्त चित्र एक छात्र द्वारा 6 विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इन विषयों में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 700 दे रखे हैं। तो यहाँ पर Q, S तथा U में प्राप्त कुल अंक आपको कैलकुलेट करने थे। Q का ये रहा, S का ये रहा, U का ये रहा। टोटल करते तो ये आपके पास कितना आता, 44% आ रहा था, यानी कि 44% कैलकुलेट करते किसका, 700 का। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाते, 700 के 28 हासिल आती 2, 700 के 28 और 2 30, यानी कि 308 आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, 720 की कमाई में पंकज 65% खर्च करता है, तो वह कितना बचाता है, यानी कि 720 की कमाई और उसमें 65% खर्च कर देता है, 35% बचाता है, यानी कि ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये काटेंगे तो ये 7 5 35, 5 दूनी का 10 और 2 से ये कटेगा तो ये 36 आ जाएगा, और 7 6 42 का 2 हासिल आती 4 और 7 3 21 4 25, यानी कि 252 आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना था, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर इंटू में √3/4। तो यानी कि 16 का स्क्वायर करते तो 256 इंटू में √3/4 करते तो ये 4 से कट जाता है, यानी कि 6 चौके 24 और 4 चौके 16, यानी कि 64 √3 जो है वो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, ABC लिमिटेड का उत्पादन इस प्रकार है, कंपनी ने किस उत्पाद के लिए उच्चतम वृद्धि दर्ज की। तो यहाँ पर A का आपको दे रखा है, A के अंदर देखिए कितने का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, 30 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 120 पर। तो यानी कि ये परसेंटेज में कैलकुलेट करते तो ये 1/4 के परसेंटेज वैल्यू 25%। इसी तरह से B का अगर कैलकुलेट करते तो ये B के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 160 पर, गुणा करते 100 से, तो ये भी आपके पास कितना आ जाता, 25% आ जाता। और यहाँ पर C का अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 250 पर, 250 पर गुणा करते 100 से, तो यहाँ पर देखिए 5 बार कट जाता, 20% आपके पास ये आ जाता। इसी तरह से अगर आप D का कैलकुलेट करते तो D का देखिए यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 30 का 60 पर गुणा करते 100 से, तो ये तो आपके पास 50% आ जाता। और यहाँ पर E का कैलकुलेट करते तो E का यहाँ पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 30 पर गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कट जाता है, 1/3 की 33 ही 33.33% होती है, यानी कि 2 इंटू में 33.33% ये वैल्यू होती है, यानी कि 66.66% जो है आपके पास ये आ जाता। इसी तरह से F का अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 22 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है,
यानी कि यहाँ पर 22 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है कितने पर, 110 पर। गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये 11 से कटा, ये 10 बार और ये 2 बार, यानी कि 1/10 यानी कि 10%, और ये 20% आपके पास ये आ जाता। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम प्रतिशत वृद्धि आपको कहाँ पर दिखाई पड़ी, ई में दिखाई पड़ी, यानी कि ई जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे बी अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था पिछले शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था, यहाँ पर डाटा चेंज कर दी गई। अब यहाँ पर यह 2/5 यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर बी जो है 5 यूनिट कुशल है, तो ए जो है इससे 2 यूनिट अधिक कुशल होगा, यानी कि इनकी क्षमताओं का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो मान लीजिए टी समय में काम कंप्लीट कर लेते, और ये बराबर होता है टोटल वर्क के। बी अकेला 36 दिन में काम कर सकता है, तो बी इंटू में 36 ये टोटल वर्क होता। और यहाँ पर ये ए की क्षमता 7, ये 5 और ये 5। अब यहाँ पर ये 7 5 कितना होता है, 12 इंटू में टी इक्वल टू 5 इंटू में 36, और ये 12 से कटता है, यानी कि 12 3 36, 5 3 का 15, यानी कि 15 दिन का समय लगता। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेची गई कैंची की संख्या को दर्शाती है। तो आर द्वारा बेची गई कैंची की संख्या एस द्वारा बेची गई कैंची की संख्या से अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो आर का एस के साथ अनुपात कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 45:25 कैलकुलेट करते, तो ये 9:5 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या आपको ये दे रखी 33 से विभाज्य है और ए बी सी अभाज्य हैं, तो यहाँ पर 2a प्लस का 3b प्लस c का अधिकतम मान आपसे पूछा गया। अधिकतम मान पूछा गया, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 इंटू में b दे रखा है, तो अधिकतम मान यहाँ पर b की वैल्यू जब सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो है अधिकतम मान होगा, और यहाँ पर a की वैल्यू भी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, यानी कि फिर यहाँ पर b से कम और c से ज़्यादा जो है यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये शर्त यहाँ पर लागू होती, और यहाँ पर a b c, अब ये आपको पता है कि एक एक अंक की ये संख्या होंगी, तो अभाज्य संख्या लिखिए एक एक अंक की, यानी कि 2 3 5 7, कुछ इस तरह से ये 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि 2 3 5 7, इन्हीं में से वो सारे अंक होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया था कि 33 से विभाज्य, यानी कि वो संख्या 11 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य यानी कि अंकों का सम जो है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यानी कि 6 यहाँ पर कट गया 3 से, और ये 7 और 2 9 कट गया, बचा क्या 5, और प्लस का a प्लस का b प्लस का c अगर करते तो ये आपके पास कितना आता, यानी कि ये 5 प्लस का a प्लस का b प्लस का c, और इसको डिवाइड करते तो 3, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल होनी चाहिए थी, यानी कि a प्लस b प्लस c का सम कितना होता, ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते तो हमारा काम बन सकता था। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते, 11 से वर्जा कर लेते हैं, यानी कि संख्या के अल्टरनेटिव नंबर्स का योग जो है बराबर होना चाहिए था, या फिर डिफरेंस उनका 11 होना चाहिए था। तो यानी कि ये 5 प्लस का a प्लस का b प्लस का c, तो यहाँ से ये लिखते तो ये आपके पास कितना आता, 5 प्लस का a प्लस का b और प्लस का c, और ये माइनस करते इसमें से, यानी कि ये 2 और ये सॉरी ये 6 था, 2 और 6 यानी कि 8 और 8 और ये 7 यानी कि ये 15, यानी कि अल्टरनेटिव नंबरों का योग यहाँ पर ये 15, और ये बराबर आना चाहिए था या तो 0 के या फिर 11 के। तो यहाँ पर अगर 0 के बराबर हम मानते, तो यानी कि 0 अगर हम इसको करना चाहते हैं तो a प्लस b प्लस c का सम कितना होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। 10 5 15, और 15 माइनस ये 15 होता, यानी कि 0 आ जाता। तो यानी कि यहाँ पर भी अगर 10 रखते तो यानी कि 10 5 15 और 15 यहाँ पर ये हो जाता है, यानी कि 15 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 10 जो है वो हो सकता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि b जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर b अगर सबसे ज़्यादा है तो यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर 7 रख के देखते हैं, बट 7 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर अन्य 2 नंबर यहाँ पर कौन से भी उठा लीजिए, अंकों का सम जो है यहाँ पर 10 नहीं होगा। और फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर b की जगह 5 रख के देखते हैं, यानी कि b की जगह अगर 5 रखेंगे तो अन्य 2 नंबर यानी कि a जो है फिर b से छोटा यानी कि 3, यानी कि a आपके पास ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, और शेष बचा ये c, यानी कि आपके पास c हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पुट करते तो ये कितना आता, यानी कि ये 2a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 और प्लस 3 इंटू में b की वैल्यू यहाँ पर 5 और प्लस c की वैल्यू यहाँ पर 2, तो यानी कि 3 दूनी का 6 प्लस का 15 प्लस का 2 करते तो ये कितना आता, यानी कि 21 और 2 23 आपके पास आता, यानी कि यही आपके पास करेक्ट आंसर होता।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।